My dear students, under economic geography, the second unit which I am going to focus is on agriculture. Agriculture is an important component of economic geography, and in the later half, it became a sub branch of human geography as agricultural geography. But here, under the banner of economic geography, I would discuss some important topics which you must study, which you must know for your exams, any type of exams, whether university level, whether UGC level, whether competition level examinations. So now on agriculture. Special pattern of agricultural activity have long attracted the interest of economic geographers. Prior to 1950s, the economic aspect of agricultural production were largely ignored. Earlier focus was on the study of establishing simple correlation between crops and livestock distribution and factors of physical environment. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कृषि कार्य हमारे आर्थिक भूगोल वेत्ताओं को अध्ययन करने के लिए मजबूर किया। उसके पीछे मुख्य कारण है कि मनुष्य की आवश्यकताएं, आधारभूत आवश्यकताएं कृषि से ही पूरी होती है। 1950 के पहले कृषि भूगोल पर फोकस कम था, पर 1950 के बाद इस पर अध्ययन, इसके उत्पादन के विषय में जानकारी इत्यादि अधिक होने लगा। उसके पीछे आप अगर पूरे विश्व का इतिहास देखें तो उसमें यू विल फाइंड कि कॉलोनियल रूलर्स ने एग्रीकल्चरल उत्पादन एज रॉ मटेरियल्स यूज करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। पर 1950s के आसपास से बहुत सारे देश आजाद हुए। आजाद होने के बाद उनकी आधारभूत संरचना चरमराई हुई थी और मनुष्य के जो बेसिक नीड्स हैं, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ऑल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसलिए फोकस किया गया था 1950 के बाद से कृषि उत्पादन पर। इनफैक्ट 1950 के बाद ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, 1950 के बाद ही ब्लू रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य शुरू हुए क्योंकि उत्पादन बढ़ाना था, जनसंख्या बढ़ रही थी और मनुष्य की नीड और ग्रीड ये भी बढ़ रहा था। तो शुरुआती दौर पर अध्ययन में सामान्य कोरिलेशन के माध्यम से कृषि उत्पादन का अध्ययन सांख्यिकीय तरीके से किया जाता था और इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट का प्रभाव एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में समझा गया। Since the origin of man, culture and civilization, agriculture played a vital role. In fact, the relationship between man and nature has led to the development of various economic activities like agricultural practices, animal husbandry, fishing, mining, trade and commerce. मनुष्य की उत्पत्ति, संस्कृति, सभ्यता के पीछे, विकास के पीछे अगर आप देखें तो कृषि की भूमिका अहम रही है। मनुष्य और पर्यावरण के संबंध, अंतर संबंध, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के विकास में मददगार रही है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन कार्य, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि। तो अब हमें फोकस करना चाहिए कि कृषि एक्चुअली है क्या। व्हाट इज एग्रीकल्चर? इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक। यह एक विज्ञान है, एक कला है जो जिसके माध्यम से हम
फसल उगाते हैं, पशुपालन भी करते हैं। थोड़ा सा और हम जटिल रूप से परिभाषा या कृषि है क्या इसको अगर देखें तो इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर पीपल टू यूज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू मार्केट्स। पेड़ पौधों से उत्पादित वस्तुओं का रूपांतरण करके मनुष्य के उपयोग बनाना और बाजारों में वितरित करके बेचना ही कृषि के अंतर्गत आता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड अदर क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, अदर ह्यूमन नीड्स एंड इकोनॉमिक गेन। Thus, the whole structure combines two things. इस प्रकार से एग्रीकल्चर के अंतर्गत दो संरचनाएं जुड़ती हैं। पहला, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, पेड़ पौधे उगाने की कला विज्ञान, और दूसरा द आर्ट एंड साइंस ऑफ रेजिंग एनिमल्स, पशुओं को पालना, पशुओं को उच्च नस्ल के बना के तैयार करना, यह भी एक कला है और यह एक विज्ञान है जो कृषि के अंतर्गत आता है। इस तरीके से अगर आप देखें तो कृषि यानी एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। रेमांडे 2004 में कृषि को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया, दैट एग्रीकल्चर इज द सिस्टमैटिक रेजिंग ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड लाइवस्टॉक अंडर द मैनेजमेंट ऑफ मैन। मनुष्य के देख रेख में हम क्रमबद्ध तरीके से पशुपालन करते हैं और पेड़ पौधे भी उगाते हैं और यही हमारा एग्रीकल्चर है। रूबेनस्टेन महोदय ने दूसरी तरफ बताया, एग्रीकल्चर इज द डेलिबरेट एफर्ट टू मॉडिफाई अ पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस through the cultivation of crops and raising of livestock for subsistence or economic gain। यह एक जानबूझ के प्रयास है, कृषि एक जानबूझ के प्रयास है कि हम पृथ्वी की सतह को मॉडिफाई करें और कृषि योग्य बनाएं, फसल उगाएं और साथ ही साथ पशुपालन भी करें, हम अपने जीवन यापन के लिए तथा आर्थिक लाभ के लिए। Legal definition says that agriculture must include, कानूनी तौर पर अगर आप देखें तो कृषि के अंतर्गत निम्न चीजें अवश्य होनी चाहिए। पहला, कल्टीवेशन एंड टिलेज ऑफ सॉइल, दूसरा आपका है डेयरी फार्मिंग, तीसरा एक्वाकल्चर, चौथा पोल्ट्री, पांचवा फ्लोरिकल्चर, छठा हॉर्टिकल्चर, सातवां फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आठवां growing and harvesting, नौवां preparation of market, delivery and storage, और 10वां trade and commerce of agricultural products। एग्रीकल्चर की जो अहमियत है वो क्या है, इसके बारे में भी विवेचना करना आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके अहमियत के जाने हम आगे पढ़ना या आगे बताना व्यर्थ हो जाएगा। Civilization began with agriculture and through humanity has changed significantly. Agriculture still remains very important. कृषि जो है वो हमारी संस्कृति के साथ ही आगे बढ़ी। मानवता में परिवर्तन आया, पर कृषि अभी भी हमारे लिए is very important, क्योंकि बिना कृषि के उत्पादन नहीं होगा तो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं, खाद्य पदार्थ, हमारे क्लोथिंग, हमारे लिए कपड़ा, हमारे लिए शेल्टर, ये सब मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह important है to study. In certain countries, its significance is more obvious, but the reality is that every country in the world depends on agriculture for one thing or another. कुछ विशेष देशों में इसकी अहमियत कुछ अधिक है, बट सच्चाई यह है कि हर एक देश जो है विश्व में, जितने भी देश हैं पूरे विश्व में, सभी कृषि पर आधारित हैं और इस डिपेंडेंसी को हम नकार
नहीं सकते। एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर द सप्लाई ऑफ फूड। कृषि हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो हमें खाद्य सामग्री देता है, बट ऑल्सो फॉर द प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल्स, पर वो हमारे सामने कच्चे माल भी उत्पादित करके रखता है जिसके प्रयोग से उद्योग धंधे चलते हैं, लाइक जूट, कॉटन, टोबैको, वेजिटेबल ऑयल, शुगर एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल। लोगों के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन भी है, व्यवसाय भी है, आर्थिक क्रियाकलाप लोग कृषि में भी जुड़ के करते हैं आय के लिए। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, यह एक जीने का तरीका भी है। मोस्ट कस्टम्स एंड कल्चर्स इन द वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड इट। जितने भी विश्व के आपके कस्टम्स है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, सब कृषि के आसपास से ही जुड़ती है। जितने भी आप त्योहार देखिए, जितने भी तीज देखिए, नए फसलों से लेके जुड़ी हुई है और फसलों के उत्पादन से भी जुड़ी हुई हैं हमारे जितनी भी परंपराएं हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारी रीति रिवाज से कृषि का जो संबंध है एक गहरा संबंध है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कृषि भी एक जीने का तरीका है। However, the importance of agriculture goes beyond farming. कृषि की जो अहमियत है केवल फार्मिंग से नहीं है, उससे हट के भी, उससे और आगे बढ़कर है। इट हैज evolved into forestry, जैसे फॉरेस्ट्री, फिर उसके बाद है आपका फ्रूट कल्टीवेशन, फलों का उत्पादन, मधुमक्खी पालन, आर्बिट्री, मशरूम, डेयरी इत्यादि, ये सब चीजें कृषि के अंतर्गत आ गई हैं। Today, the processing, distribution and marketing of crops and livestock products, investors products are all acknowledged as a part of agriculture. आज के युग में 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है, वितरण के जो यूनिट्स है, मार्केटिंग के जो यूनिट्स हैं, जो खाद्य सामग्रियों को, कच्चे माल के सामग्रियों को, एनिमल प्रोडक्ट्स को, जो भी हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं उसका प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सारी चीजें जो हैं, संपूर्ण क्रिया प्रणाली जो है वो कृषि के अंतर्गत ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से thus एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग एंड ड्राइविंग द इकोनॉमी। इस प्रकार से कृषि जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट उसकी भूमिका है सस्टेनिंग लाइफ यानी सतत विकास के लिए, और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे अग्रसर बढ़ाने के लिए इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। In fact, it is the backbone of everything that drives us. ये एक रीढ़ की हड्डी की तरह है जो हमको निरंतर संभालते हुए आगे बढ़ रही है, बढ़ाती है, लोग जुड़ते जाते हैं और आर्थिक क्रियाकलापें होती रहती हैं। इम्पोर्टेंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि इनको विभिन्न कैटेगरीज में बांटे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी क्या अहमियत है, इसकी हम आज पहले परिचर्चा करते हैं। लेट अस डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन national economy. One cannot deny that agriculture is the backbone of almost all the economies of the world, as it provides the basic things that man needs and also the raw material for the industries. हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कृषि हमारा रीढ़ की हड्डी नहीं है। पूरे विश्व के जितने भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सब एवरी इकोनॉमीज जो है वो कृषि पर आधारित हैं। सो इट इज द बैकबोन, क्योंकि यह बेसिक चीजें हमको देती है, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, बेसिक आवश्यकताओं को पूरी करती है, साथ ही कच्चा माल देती है जिससे उद्योग धंधे चलते हैं। Now the question comes, how it impacts the national economy. अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव किस प्रकार से है। नंबर ए जो है वो निम्न प्रकारों से है। पहला है सोर्स ऑफ फूड सप्लाई, हमारे खाद्य सामग्री के सोर्स के रूप में है। All nations, whether developed, developing and underdeveloped, all depends on agriculture for food. विश्व में विकसित, अविकसित, विकासशील देश सब ही कृषि पर आधारित है, क्योंकि कृषि से उनको खाद्य सामग्री मिलती है।
द डिमांड फॉर फूड इज ऑन राइज विद द राइजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाद्य सामग्रियों की मांग भी बढ़ती जा रही है। इट कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मेनी नेशंस। और इस प्रकार से कृषि जो है वो किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में बाधक के रूप में भी आ सकता है, अगर हम सही तरीके से इसका उपयोग नहीं करते हैं, सही तरीके से उत्पादन प्रणाली नहीं चलती है तो। दूसरा पॉइंट जो है नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में भी इसका योगदान है। Prosperous and flourishing agriculture has significantly contributed to the economic development of several countries. विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में अगर कृषि व्यापारिक तरीके से किया जा रहा है, कृषि बढ़ चढ़कर किया जाता, तो इसका कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय आय में हमें देखने को मिलता है और हमें दिखता भी है। लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज वंस वर प्रीडोमिनेटेड विद एग्रीकल्चर। विश्व के आज के दिन के जितने भी बढ़ चढ़ के औद्योगिक देश हैं, वो किसी जमाने में कृषि पर भी आश्रित थे। आज वे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के रूप में हैं, आज वे डेवलप्ड नेशंस के रूप में हैं। अगर उनके इतिहास को पीछे पलट के आप देखें तो कभी ऐसा जमाना था जिस समय वहां भी कृषि कार्य को की अहमियत थी। एग्रीकल्चर डोमिनेटेड, एग्रीकल्चर ने ही उनको उंगली पकड़ा के आगे बढ़ाया, एंड they now are the developed nations of the world. Today, the developing and underdeveloped countries now have the dominance of agriculture, which largely contributes to their national income. अगर आप विकसित देशों को छोड़ दें और विकासशील और अविकसित देशों की बात करें तो इन दोनों प्रकार के देशों में कृषि जो है वो डोमिनेट करता है, और लार्जली कृषि इनकम जो है, कृषि के उत्पादन से नेशनल इनकम होता है। रॉ मटेरियल्स वे निर्यात करते हैं और जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तीसरा आपका है रिलीफ फ्रॉम कैपिटल शॉर्टेज। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैज हेल्प्ड रिलीव देम फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। इन फैक्ट इट रिक्वायर्स अ लॉट less capital for development and also minimizes the growth problem touching on foreign capital. विकासशील देशों में कृषि सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है और जिस वजह से कैपिटल शॉर्टेज होती नहीं है। लेस कैपिटल, कम कैपिटल, विकासशील देश होने के नाते या कम विकसित होने के नाते उनके पास कैपिटल की शॉर्टेज भी रहती है और वो कम कैपिटल से कृषि सेक्टर में कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इससे क्या है कि जो ग्रोथ के से संबंधित या जुड़ी हुई समस्याएं हैं उससे वो बचे रहते हैं और उनको फॉरेन कैपिटल या विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कम पड़ती है। तो एक तरीके से ये एक राहत का कार्य करता है फ्रॉम कैपिटल शॉर्टेज। चौथा आपका इसमें नंबर डी है प्री रिक्विजिट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये कच्चे माल का स्रोत भी है। एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर हैज मेड दिस इंडस्ट्री एज अ हब फॉर रॉ मटेरियल्स। The shortage of agricultural products can impact the agro-based industries. अगर कृषि उत्पादन में कमी आती है तो सबसे प्रभाव वाले, नकारात्मक प्रभाव वाली इंडस्ट्री कौन सी है? कृषि बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसको हम एग्रो इंडस्ट्रीज कहते हैं सिग्निफिकेंटली, एंड ऑल्सो इन देयर प्रोडक्ट प्राइस लेवल, और उसी तरीके से उनकी कीमतें भी प्रभावित होती हैं। The growth of nation's economy is largely dependent on agricultural product. किसी राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि उत्पाद एक अहम भूमिका प्ले करती है और जिस वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर ही नेशनल इकोनॉमी डिपेंडेंट है और यह एक आवश्यकता के रूप में है कि कृषि से हमें रॉ मटेरियल्स मिलना है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा आपका है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Development of agriculture requires the other national infrastructures on
लाइट। जैसे आधारभूत संरचना में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है विकास में, आपकी सड़क चाहिए, स्टोरेज यूनिट्स चाहिए, यातायात के अच्छे साधन चाहिए, रेल नेटवर्क चाहिए, मार्केट यार्ड्स चाहिए, पोस्टल सर्विसेज चाहिए। तो ये जो क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर के विकास के साथ साथ इनका भी विकास होना, इनकी भी आवश्यकता। सड़कें नहीं होंगी तो माल का जाना और आना असंभव है, मार्केटिंग असंभव है। और फिर उसके बाद कोल्ड स्टोरेजेस में कृषि उत्पादन जब अधिक होता तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और क्राइसिस समय में उसको निकाल के हमारी आवश्यकताओं को पूरी की जाती। तो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स का भी विकास होना आवश्यक है, रेल नेटवर्क की विकास होना आवश्यक है, मार्केट यार्ड्स यानी बाजार में जब आप थोक विक्रेताओं के जाते हैं तो बड़े बड़े आप गोदाम जैसे देखते हैं जहां उसको उतारा जाता है, लादा जाता है एंड सो ऑन। तो मार्केट यार्ड्स की आवश्यकता है और साथ ही पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा, इन सब की आवश्यकता है और इसकी क्रिएशन की भी जरूरी है। अगर हम एग्रीकल्चरल का विकास करते हैं, कृषि का विकास हो रहा है, तो इसके साइड बाय साइड पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। फॉर दिस देयर इज अ हाई डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इसी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का उद्योगों में हाई डिमांड है। Thus, the agriculture sector also demands the development of commercial sector. जब उद्योगों में इसकी डिमांड है तो वाणिज्य सेक्टर, व्यापारिक सेक्टर का भी विकास होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में उद्योग के साथ साथ कमर्शियल सेक्टर्स को लीजिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को लीजिए, एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लीजिए, ट्रेड सेक्टर को लीजिए, मार्केट सेक्टर को लीजिए, पोस्टल सर्विसेज या कम्युनिकेशन सेक्टर्स को लीजिए, सबका विकास होना आवश्यक है, तभी हम सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस इस वजह से कृषि का है, क्योंकि कृषि के कारण ही बाकी चीजों का भी विकास होता है। अब हम कृषि के इम्पोर्टेंस इन एवरीडे लाइफ में बात करते हैं। हमारे रोजमर्रे की जो जीवन है उसमें कृषि क्यों इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। इट इज द डिफिकल्ट टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एग्रीकल्चर। अगर हम किसी विश्व की परिकल्पना करें जहां कृषि कार्य होता ही नहीं है, या ऐसे प्रदेश का कल्पना करें जहां कृषि कार्य नहीं होता, क्या ये संभव है? अगर कृषि कार्य नहीं होगा तो हमें खाद्य सामग्री मिलेगी कैसे? हम अपने बेसिक नीड्स जो है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को पूरा कैसे करेंगे? तो आप देखिए तो एग्रीकल्चर रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट की रोल इन आवर डेली लाइफ। फैमिली में देखिए, एंटायर फैमिली जो है वो कृषि उत्पाद पर डिपेंडेंट है। आप उनकी डिपेंडेंसी को कैलकुलेट कर नहीं सकते। 101% दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। दूसरा, द इम्पैक्ट ट्रिकल्स डाउन टू हाउ वन फीड्स हिज और हर फैमिली, वेयर द फूड कम्स फ्रॉम। किस प्रकार से एक फैमिली में जो है फैमिली किस प्रकार से फैमिली मेंबर्स को उनकी जो खाना खिलाते कैसे हैं, उनके जो आवश्यकताएं हैं, उनकी रोटी की आपूर्ति कैसे करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, कहाँ से फूड आ रहा है, हाउ वन क्लोथ देम, अपने कपड़े कहाँ से वो पहन रहा है, एंड फ्रॉम वेयर दीज फैब्रिक्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम। ये जो कपड़े बनाने के रॉ मटेरियल्स ये कहाँ से आ रहे हैं, और सबका उत्तर क्या है? इस सब का उत्तर है एग्रीकल्चर। Thus, without agriculture, it is impossible to sustain oneself and family. इस प्रकार से आप देखिए तो कृषि के बिना हम अपने को सस्टेन नहीं कर सकते, हम अपने परिवार को सस्टेन नहीं कर सकते, हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब हम आते हैं इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर इज सपोज टू बी एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू अ नेशंस इकोनॉमी। Whenever the agriculture sector is able to meet the supply and demand curve for food and other agricultural products, their prices go down. Agriculture is supposed to be an important contributor. राष्ट्र के आय में एग्रीकल्चर का योगदान एक है, एग्रीकल्चर की योगदान is very important. You cannot ignore it. हम उसको नकार नहीं सकते।
एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा सप्लाई और डिमांड फॉर फूड फुलफिल होता है और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से भी हमारे जो उद्योग है, हमारी जो आर्थिक क्रियाकलापें हैं, वो सब डिपेंडेंट है। और अगर सप्लाई एंड डिमांड में तालमेल नहीं है तो प्राइसेस बढ़ती भी हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। हेल्थ सेक्टर इज ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। कृषि से हेल्थ भी हमारा बेनिफिटेड है। Some crops are grown more for their minerals and other nutrients that they are rich in. कुछ ऐसे भी फसल हम उगाते हैं जिसमें मिनरल्स अधिक होती है, जिसमें पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं और उनका सेवन करना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अदर प्लांट्स आर ग्रोन स्पेसिफिकली फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। और दूसरी तरफ हम कुछ ऐसे पौध लगाते हैं जो दवाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट फार्मर्स ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर एक्सीलेंट फॉर द मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट। अगर हमें हेल्दी डाइट लेना है तो हमें फल और हरी सब्जियों का सेवन करना जरूरी है, तो फार्मर्स इस तरफ भी उनका ध्यान रहता है। कम्युनिटी में देखिए, फॉर द कम्युनिटी इट क्रिएट्स जॉब फॉर द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी समूह में इसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को यह नौकरी देती है, ये जॉब के रूप में भी है। बूस्ट द कम्युनिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ। जॉब पाने से उनकी आर्थिक वृद्धि होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है। सस्टेन्स द इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर द फूड सोर्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स। कम्युनिटी को फूड सप्लाई देता है, कम्युनिटी को रॉ मटेरियल्स देता है, तो रॉ मटेरियल्स के माध्यम से वो उद्योगों में या वॉट एवर इंडस्ट्री दे आर एंगेज्ड इन, चाहे वो मैक्रो लेवल का हो, चाहे वो मध्यम पैमाने का हो, चाहे वो हथकरघे हो, सब में रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है। और कम्युनिटी में अगर रॉ मटेरियल्स आ रहा तो कम्युनिटी के लोग अपने को एंगेज करके आर्थिक क्रियाकलाप करते हुए आय करते हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ती है और इस प्रकार से वे खुशहाली की ओर आगे बढ़ते हैं। थस एग्रीकल्चर हैज मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द कम्युनिटी एज सच। तो इसका जो प्रभाव जो है वो पॉजिटिव है। कृषकों के लिए किस प्रकार से कृषि इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इट इज अ क्रूशियल सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल फैमिलीज। कृषि युक्त परिवार का यह एक इम्पॉर्टेंट लिवलीहुड है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लिवलीहुड। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्ट एंड इनकम। यह प्राथमिक स्रोत है जिससे हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिससे हमें आय होती है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। प्रत्यक्ष हमें रोजगारी मिलती है, फार्मर्स को प्रत्यक्ष रोजगारी मिलती है जिससे वो सस्टेन करते हैं, जिससे वे अपने आप को सस्टेन करते हैं, अपने फैमिली को सस्टेन करते हैं एंड सो ऑन। इम्पोर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर किस प्रकार से छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस पे अब हम चर्चा करते हैं। नॉलेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज मस्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हमारे आगामी जनरेशन के लिए कृषि की अहमियत को जानने के लिए हमें सही तरीके से ज्ञान मिलना चाहिए, कृषि के बारे में ज्ञान मिलना चाहिए और छात्रों को इसका ज्ञान दिया जाना चाहिए। They must know which food crops are nutritious, safe and healthy. उनको पता होना चाहिए कौन से ऐसे खाद्य प्रोडक्ट्स हैं जो न्यूट्रिशियस हैं, जिनका सेवन करना सुरक्षित है और जो खाने में भी टेस्टी है। टीचिंग अबाउट एग्रीकल्चर इन द स्टूडेंट कैरिकुलम शुड बी मेड कंपल्सरी। इसलिए स्टूडेंट्स को इसका ज्ञान देने के लिए इसको अध्ययन अपने पाठ्यक्रम में इसको कंपल्सरी रूप में इसको ऐड करना चाहिए, सो दैट दे मस्ट नो हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर एवरीडे लाइफ। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कृषि किस प्रकार से हमारे रोजमर्रा की चीजों को फुलफिल करता है और इसकी इंपॉर्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। Importance for rural development. More than half of the world's population come from underdeveloped and developing countries. A vast majority of the population lives in rural areas.
Thus, rural population depends mostly on some form of agriculture for their livelihood. आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है वह विकासशील और अविकसित देशों में रहती है और ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो रूरल एरियाज में आप देखिए अपने लिवलीहुड की डिपेंडेंसी कृषि में है, शहरी क्षेत्र के लोगों की डिपेंडेंसी इंडस्ट्री पे है। ये डिफरेंस आपको दिमाग में रख के चलना है। The essential role of agriculture is one of production for food and other raw material. कृषि का जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, दो है। एक है खाद्य सामग्री उत्पादन करना और दूसरा क्या है, कच्चा माल का भी उत्पादन करना। खाद्य सामग्री और कच्चा माल दोनों, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सामग्री, कच्चा माल शहरी क्षेत्रों के लिए भी। The land is the basic resource for agriculture and rural or developing areas have lots of it. अगर आप देखें विकासशील देशों में तो भूमि की उपलब्धता अधिक है और कृषि में लैंड को एक बेसिक संसाधन के रूप में माना गया। The exploitation of this resource has helped rural families turn agriculture into a revenue source and develop. अगर हम भूमि को के संसाधन को हम सही तरीके से विदोहन करते हैं या करते हुए ग्रामीण जो परिवार है वो कृषि के माध्यम से रेवेन्यू इनकम अर्न करते हैं, लिवलीहुड अर्न करते हैं और इनकम अर्न करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इम्पोर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, शोध कार्य में भी कृषि का इम्पोर्टेंस है। आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कीप्स इम्प्रूविंग एवरी डे थ्रू एग्रीकल्चरल रिसर्च। कृषि शोध से हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव करती जा रही है। द फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल्स, जैसे एनिमल इम्यूनाइजेशन। एनिमल इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण। डिजीज हैव डिवास्टेटेड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस फॉर सेंचुरीज। विगत वर्षों में जब विज्ञान में शोध कार्य कम थे तो उस पीरियड में बहुत सारे जानवर मर जाते थे सही टीकाकरण या सही औषधिकरण के अभाव से, पर अब ये नहीं है। बट रिसर्चर्स हैव नाउ फाउंड प्रिवेंशन मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स टू इम्प्रूव लाइवस्टॉक हेल्थ। नाउ फार्मर्स कैन ब्रीड देयर लाइवस्टॉक। कृषक अपने मर्जी से इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। थ्रू इट लाइफ स्टॉक ओनर्स कैन इम्प्रूव एनिमल ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से टेक्निकली आर्टिफिशियल तरीके से टेक्निक से आप सीमेंस को डाल के रिप्रोडक्शन करते हैं और इससे हम नस्ल सुधार की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में many pests greatly reduce agricultural production, but agricultural research has come up with biological control which has proved to be very effective and greatly helped to increase agricultural productivity. कीट वगैरह जो है वो कृषि के उत्पादन को भीषण रूप से क्षति पहुंचाते हैं, पर कृषि शोध के माध्यम से जैविक तरीके से इनको नियंत्रण पाना संभव हुआ है और जिसने हमको इस तरीके से मदद किया है कि हमारी कृषि की उत्पादकता में चौगुनी वृद्धि हुई। अब कंक्लूजन में आई जस्ट वांट टू डिस्कस दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैन नॉट बी डिनाइड। कृषि के अहमियत को हम नकार नहीं सकते। इट इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कोई भी देश या किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का ये रीढ़ की हड्डी है। कंटिन्यूअस रिसर्च, innovation and technology improvement has helped us a lot. सतत तरीके से शोध कार्य, खोज, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के माध्यम से कृषि में भी काफी विकास हुआ है। It includes green revolution, it includes blue revolution, it includes white revolution और इस तरीके से और भी बहुत सारे revolutions आएंगे और इस तरीके से कृषि में सुधार होता रहेगा। In addition to providing food and raw materials, it also provides employment. कच्चे माल और खाद्य सामग्री के अलावा यह रोजगार के अवसर भी लोगों को प्रदान करती है।
and to a very large percent of population are engaged in agriculture और अच्छे तादाद में लोग कृषि सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। तो इसके साथ हम कृषि क्या थी, कृषि की अहमियत क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमें क्यों पढ़ना चाहिए और एग्रीकल्चर किस प्रकार से हमको मानव समाज को, मानव संस्कृति को आगे बढ़ाती ले जा रही है, क्योंकि कृषि ही संस्कृति की पहचान थी और आज भी हमारी ये पहचान है। तो इसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं और वंस अगेन थैंक यू। एंड इसके आगे हमारा जो लेक्चर होगा वो कृषि के उत्पत्ति पर हम प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये जितने भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं कुछ अलग है और अलग होने के नाते इसमें हमने प्रयास किया है कि यूनिवर्सिटी में कहीं भी कोई भी विषय में आपको पढ़ाया जा रहा है भूगोल, तो ये बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं और विदाउट कॉन्सेप्ट आप आगे बढ़ नहीं सकते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन थैंक यू।